6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। सुनील पटेल नाम करवा देते हैं। इस तरीके से उनका ये महिलाओं के प्रति रवैया है। आप सबने ये भी सुना होगा कि रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो गोपाल भार्गव जी ढिढोरा पीटते हैं कि हमने इतने कन्यादान विवाह करा दिए। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी पिता यदि अपनी बेटी का विवाह करता है तो वो किसी पर एहसान नहीं थोपता, परंतु वो थोपते हैं। और आप सबने ये भी सुना होगा कि रहली विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले बार कन्यादान योजना में जो टीवियां बटी भी, पूरी की पूरी टीवियां नकली बटी, पूरे के पूरे जेवर नकली बटे और भ्रष्टाचार की भेंट पूरा कन्यादान समारोह चढ़ गया। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, गोपाल भार्गव जी की जो सोच है वो हमेशा महिला विरोधी रही है। और आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर खड़ा करके निश्चित रूप से धर्म में भी हमारे कहा गया है कि जब जब भी अन्याय, अत्याचार, अधर्म बढ़ने लगता है तब तब एक महिला शक्ति बनती है निमित्त और इस अहंकार का अंत होता है। तो आज मैं केवल रहली विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निमित्त हूं और पूरी रहली विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन और गोपाल भार्गव के बीच में युद्ध है और वो लड़ रही है। केवल और केवल मैं निमित्त हूं और अब समय आ गया है, अंत समय आ गया है गोपाल भार्गव का। वहां से उनको हटाने का पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने निर्णय कर लिया है और अपनी बात कह के मेरा सभी साथियों से जो इधर खड़े हैं कृपया करके इस साइड आ जाएं, जो चेयर्स पे सभी से अनुरोध है कि कृपया मैडम पहुंचने वाली हैं। आप सभी साथियों से जो खड़े हैं कृपया करके इधर चेयर के ऊपर बैठ जाए। ये साथी जो कोने में इधर भी खड़े हैं मेरे भाई, इनसे आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इधर चेयर्स के ऊपर आकर जल्द से जल्द बैठ जाए। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपके बीच में जल्द पहुंचने वाली है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द चेयर के ऊपर बैठें। और हमारे बीच में ब्रिजेंद्र लोधी जी भी जो पथरिया से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंत में अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगी कि रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, मिटे ना जो, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, मिटे ना जो, हम वो इंकलाब है, हर जुल्म का जवाब है, हर किसान का, गरीब का हम ही तो ख्वाब है, तख्त और ताज को कल के लिए आज को, जिसमें ऊंच नीच हो ऐसे हर समाज को बदल के ही रख देंगे हम वक्त के मिजाज को, दासता की बेड़ियों को तोड़ते बढ़ जाएंगे, लड़ रहे हैं इसलिए आजाद होकर जी सके और आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, नौकरों हुजूर का, माल को मजूर का भेद हम मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, जानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, मानते हैं रिश्ता सिर्फ इंसान से इंसान का, गरीब को जगाएंगे, गरीबी को हटाएंगे। और आज हम सभी लोग और ये पूरी जनता जनार्दन माननीय प्रियंका गांधी जी से, माननीय कमलनाथ जी से ये वादा करती है कि हम 2023 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार को बना करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ज्योति जी। मेरा सभी साथियों से मैंने अभी भी अनुरोध करा कि कृपया यहाँ खाली चेयर के ऊपर बैठ जाए। इस साइड वाले जो हमारे आपका लेफ्ट हैंड पड़ेगा उस साइड पे आके कृपया हमारे साथी बैठ जाए। मैं अब अनुरोध करूँगा हमारे जो अपने प्रताप सिंह लोधी जी जो जवेरा से विधानसभा के उम्मीदवार हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आके यहाँ पे आए हुए दमोह की जिले से आए हुए सभी आम जनों को संबोधित करें। और समय का ध्यान रखते हुए मेरा अनुरोध है कि कृपया और भी वक्ता है और में पहुंचने वाली हैं। धन्यवाद। जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी का हमारे बीच में आगमन हो रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच में पधारेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय सुरेश पचौरी जी एवं मंचासीन समस्त साथीगण एवं दमोह जिले से आए हुए समस्त मतदाता भाइयों का, महिलाओं का, हमारे पत्रकार साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना भीषण काम होने के बावजूद भी
इस चुनावी सभा में आप लोग यहां पधारे, मैं सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब जो 15-20 साल से, चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे हमारे युवा हो, हमारे शिक्षित बेरोजगार हो, मेरे साथियों से निवेदन है कि जो पीछे से हमारे लोग साथी आ रहे हैं, जो महिलाओं के पीछे चेयर्स खाली पड़ी हैं, उन पर भी आप लोग बैठ जाइए, जो प्रियंका दीदी अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में मंच पे पहुंचने वाली हैं। मैं आगे बात रखना चाहूंगा कि आप 15-20 सालों से मैंने बोला जी, मैंने सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हम सबको कैंडिडेट बनाया है। कैंडिडेट तो ठीक है, वो हाथ का पंजा है, क्योंकि आप लोग का जो विश्वास है, जो आपको कांग्रेस के साथ विश्वास जुड़ रहा है, जो परिवर्तन की आपकी सोच है, जो 5 साल 15 सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसका समय आ गया है प्यारे भाइयों। यदि आप लोग अपना अमूल्य मत, आप लोग अपने जनता के बीच में जाकर कांग्रेस की नीतियां एवं कमलनाथ द्वारा किए गए वचनों को आप जनता तक पहुंचाएंगे, तो कोई ताकत नहीं कि कांग्रेस सरकार को बनने से रोक सके। और यदि कमलनाथ जी की सरकार बनती है, तो आपके ने जो अपने ग्राम के सपने देखे हैं, हमारे बच्चों ने सपने देखे हैं, हमारे युवाओं ने सपने देखे हैं, उनका साकार होने का समय आ गया है। मैंने आप देखा है कि आप किसान भाइयों के लिए जो 15-20 सालों से जो सरकार थी, हमारा किसान परेशान है, बिजली से परेशान है, बिजली समय पर नहीं मिलती है, ट्रांसफार्मर जलते हैं, तो उनके लिए भी 15-15 दिन, एक महीना लग जाते हैं, तब कभी ट्रांसफर, जब लोगों को रिश्वत देना पड़ती है। यहां के प्रतिनिधि क्या सोते हैं? जो जनता ने आपको सेवक बनाया है, लेकिन सेवक की सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे नौरादेही अभ्यारण्य भी एक हमारे क्षेत्र में जो 12-20 ग्राम पड़ते हैं, जबेरा विधानसभा के सर्रा एरिया में, वहां के लोगों को विस्थापन करने के पूर्व मैं आप सबको वादा करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार बनते ही तो उनके लिए जो कोर ग्रुप में बगैर उनकी परमिशन लिए, ग्राम सभा की 80% परमिशन जरूरी है, उसको ना लिए बिना और राजस्व विभाग की मंडल बोर्ड की टीम की कोई रिपोर्ट ना लेते हुए उनके लिए कोर ग्रुप में डाल दिया है। मैं अनुरोध करता हूं, कोई यदि जो गलत किया गया है उनके साथ, सरकार बनते हुए कोर ग्रुप से हटाने का काम यहां की जनता करेगी, कांग्रेस की सरकार करेगी। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई पर जो बोझ हुआ करता था 1 से 8वीं तक के लिए, वहां पर 500 रुपया प्रति माह हम बच्चों को दिए जाएंगे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे पूरे जवेरा विधानसभा में क्षेत्र में कृषि प्रधान देश है, लेकिन वहां पर आप लोगों ने देखा है कि गर्मियों की फसल नहीं ले पाते, बरसात में पहले पानी के बाद भी फसल सूख जाती है। हम लोग तारादेवी की आगे झपान नदी पर बड़ा डैम जो हम लोगों ने पहले इसका सर्वे कराकर वल्लभ भवन तक पहुंचा दिया है, उस बांध को बनवाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी, जिससे हमारे किसान भाइयों के खेतों में पानी पहुंचेगा, ब्यारमा नदी जिंदा हो जाएगी। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारी प्रियंका जी को सुने और साथ में हमारे कमलनाथ जी की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम है, उन्होंने जो 15 माह में करके दिखाया है, उस जो काम पूरे नहीं हुए उनको पूर्ण करने का समय आ गया है। आप भाइयों, आपसे निवेदन है कि आने वाली 17 तारीख को आपका अमूल्य वोट कांग्रेस के पंजे पर देकर प्रचंड बहुमत से हमारी यहाँ की सरकार बनवाइए और हम सब आपके सेवक के रूप में आपका काम करेंगे, 5 साल आपके बीच बनाएंगे, ये हम सब लोगों का वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद प्रताप सिंह लोधी जी। हमारे बीच में प्रदीप खटीक जी जो हटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपा मंच पे आकर संबोधित करें। और मेरे जितने भाई पीछे खड़े हैं, मैंने अनुरोध करा है कि ये जहाँ पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके पीछे जो चेयर के पीछे जगह है वहाँ पे आके बैठ जाएं। इस साइड में जितने भी हमारे साथी खड़े हैं, आप यहाँ पे साइड में खड़े, कृपा मंच के साइड में इधर जहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इधर आके आप बैठ जाएं।
सबसे पहले मैं जो हमारे सम्मानित नेता मंच पे हैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूं और चारों विधानसभाओं से आई माताएं बहनें एवं जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान मजदूर नौजवान जो पधारे हैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, जो 17 तारीख को चुनाव होना है वो चुनाव कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है। ये चुनाव है देश बचाने का, प्रदेश बचाने का, संविधान बचाने का, नौजवान बचाने का, मजदूर बचाने का, किसान बचाने का। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल का जो शासन किया उस शासन में जितने भ्रष्टाचार घपले घोटाले हुए, कितने किसानों ने आत्महत्याएं करी, नौजवान दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, यहां तक कि बच्चों के जो स्कूल हैं, स्कूल तो बने लेकिन उनमें मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों के अंदर, पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। जब हम लोग प्रचार प्रसार के दौरान गांव-गांव घूमते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भैया यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। हमारी जो देश की जन जन की नेत्री प्रियंका गांधी जी पधार रही हैं, जिनके परिवार का इतिहास शहादत का है, जिनकी दादी ने अपनी छाती पे गोलियां खाई जी, जिनके पिता के शरीर के चिथड़े उड़ा दिए गए, कांग्रेस का इतिहास बलिदान का है। और कांग्रेस का हर नेता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी दुख और तकलीफ दूर करेगा। दोस्तों, चूंकि हमारी सम्माननीय नेता प्रियंका गांधी जी और हमारे जन जन के नेता माननीय कमलनाथ जी पधारने वाले हैं, कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर इस प्रदेश में जो जनहितैषी काम किए वो आपसे छुपे नहीं है। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं, आप उन पर भरोसा करना। उनने जो वचन दिए हैं 1500 रुपया महिलाओं के लिए, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 2650 रुपये में गेहूं खरीदा जाएगा, 2500 रुपये में धान खरीदी जाएगी, 2 रुपया किलो आपके घर से गोबर खरीदा जाएगा। इस देश का विकास की गति देना है तो आपको कांग्रेस से कंधा मिला के और कांग्रेस पर भरोसा करके आपको कांग्रेस को वोट करना है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ता हूं कि किसी के बहकावे में ना आना, चाहे कोई कुछ भी कहे। बहुत सी अफवाहें चल रहे, बहुत से षड्यंत्र चल रहे, लोगों को पीछे से आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगला रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सारे लोग कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं अब अनुरोध करूंगा ब्रिजेंद्र लोधी जी से, जो हमारे पथरिया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ब्रिजेंद्र लोधी जी। आज हमारे दमोह की पावन धरा पर हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और हम सबकी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी व हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत बंदन है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल जी व हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश पचौरी जी एवं उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण एवं हमारे सामने उपस्थित दमोह जिले की व आसपास से आए हुए कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता व जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सीताराम, सलाम। साथियों, आज पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूट घसोट के कारण खस्ता हालत कर दी हुई है और मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति पर तकरीबन 50,000 रुपए का कर्ज लाद दिया है। यह शिवराज सिंह की सरकार झूठी घोषणाएं और झूठे वादे कर जनता को प्रलोभित कर रही है। लेकिन साथियों, कमलनाथ जी के दिशा निर्देशन व 18 माह की जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल को देखकर जनता को पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में
सुरक्षित हाथों में आएगा और मध्य प्रदेश पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर अपना विकास करेगा। साथियों, कमलनाथ जी ने सदा किसानों के हित में, गरीबों के हित में, शोषितों के हित में, वंचितों के हित में, पीड़ितों के हित में काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों, अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। साथियों, मेरा तो आपसे यही कहना है, यह बड़े बड़े उद्योगपति मोदी, अडानी, अंबानी जैसे लोगों की सरकार को हमें बदलना है और अपनी गरीबों की सरकार को पुनः लेकर आना है। और हम सब आज इस मंच से, इस कार्यक्रम से संकल्प लेकर जाएं और हाथ उठाकर यह वादा करें कि हमें कमलनाथ जी की सरकार पुनः लाना है, हमें किसानों की सरकार पुनः लाना है, हमें गरीबों की सरकार पुनः लाना है। कमलनाथ जी ने सदा गरीबों का साथ दिया है, इसीलिए अभी सभी आप सभी इस मंच को हाथ उठाकर आश्वस्त करें कि हम पुनः उठाएं हाथ और हाथ आश्वस्त करें कि हम पुनः कमलनाथ जी की सरकार लाएंगे और गांवों में, अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को आश्वस्त करें कि गरीबों की सरकार जो है वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी है। और इस मंच से आप वचन देकर जाएं और पक्का इरादा लेकर जाएं कि कांग्रेस की सरकार हमें लाना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद विजेंद्र जी। मैं अब अनुरोध करूंगा कि श्रीमती रंजीता पटेल, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं दमोह की, उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आके संबोधित। हमारे बीच में माननीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी पहुंच चुकी हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे माननीय प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में पहुंच गई हैं। सभी उनका अभिनंदन, खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे जब आपके बीच में आएंगी। मैं इतने रंजीता जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया 2 मिनट के संबोधित करें। दमोह जिले की चारों विधानसभाओं से आए जनता जनार्दन। आगे मैडम आगे। हमारे बीच में प्रियंका गांधी जी पहुंच चुकी हैं। हम सब उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं दमोह से आए हुए सभी हमारे कांग्रेस जन और सभी दमोह की आम जनता से कहूंगा कि उनका हार्दिक अभिनंदन, ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। और साथ में मैं नारे लगाऊंगा तो आप प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मैं माननीय प्रियंका गांधी जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो हमारे, आज वाल्मीकि जयंती है, उनके वाल्मीकि जी के चित्र के ऊपर पुष्पांजलि पुष्पांजलि करें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ में मैं सबसे पहले मैं हमारे जो दमोह के विधायक हैं अजय टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। अजय टंडन जी। और अजय टंडन जी के बाद हमारी बहनों के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर प्रियंका जी का स्वागत किया जाएगा। रंजीता पटेल जी, मंजू राय जी, सुषमा जी, पारुल टंडन जी, चमेली जी, निधि श्रीवास्तव जी, मनीषा दुबे जी। और हमारे दलित समाज के और हमारे माइनॉरिटी विभाग के और हमारे माइनॉरिटी के नेता हमारे रफीक खान जी, जिशन पठान जी और अजय जाटव जी भी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगे। और मेरा अनुरोध है कि स्वागत करने के बाद सब अलग अलग हट जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोगों को भी मौका मिलेगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया
मेरा सभी से अनुरोध है, जो हमारी नेता प्रियंका जी के जो सामने हमारे मीडिया वाले भाई वो आप आवाज़ दे रहे हैं, कृपया उनका भी ध्यान रखें। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जो मंच पे हैं, मंच की व्यवस्था बना कर रखें। नेता माननीय श्रीमती प्रियंका जी के सम्मुख इनकी ज्वाइनिंग अभी होना, वो कह रही डॉक्टर साहब कह रहे हैं जिला लोधी छत्तीस समाज के अध्यक्ष आज हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिकरण पंडित महेश प्रसाद जी ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। हम आज कांग्रेस परिवार में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में ये जिला अध्यक्ष रहे लोधी छत्तीस समाज के, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा। हमारे बीच में हाकम सिंह लोधी जी जो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो पहले दमोह ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भी रहे और साथ में जिला भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, साथ में जिला अध्यक्ष लोधी क्षत्रिय समाज के भी जिला अध्यक्ष हैं। उनका भी हम बहुत बहुत कांग्रेस के परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं हमारे जो प्रत्याशी से स्वागत कराता हूं, हमारे प्रदीप खटीक जी जो हमारे हटा विधानसभा से उम्मीदवार हैं, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता हैं, उनका स्वागत करेंगे। प्रदीप खटीक जी जो हटा से विधानसभा के उम्मीदवार हैं, उनके साथ विजेंद्र लोधी जी जो हमारे पथरिया से उम्मीदवार हैं, प्रताप सिंह लोधी जी जो जवेरा से उम्मीदवार हैं, विक्रम सिंह लोधी जी नाती राजा जो हमारे राजनगर छतरपुर जिले से विधानसभा के उम्मीदवार हैं, श्रीमती ज्योति पटेल जो रहली से विधानसभा की उम्मीदवार हैं, और हमारे लोकसभा दमोह के प्रभारी भाई कमलकांत शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और हमारी नेता प्रियंका जी का स्वागत करें। हमारे बीच में चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी जो हमारे इस कार्यक्रम के आज के आयोजक हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि स्वागत करें। और साथ में जिला के संगठन मंत्री प्रदीप पटेल जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो कांग्रेस के महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वाल्मीकि जी की मूर्ति का दे की ज्वाइनिंग होना है। सतीश जैन जिला प्रभारी जिला प्रभारी सतीश जैन जी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। राकेश मैं अभी सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्वागत की यहाँ पर जो बेला है वो समाप्त की जाती है और आप कार्यक्रम का विधिवत सुचारू रूप से संचालन करने के लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रतन चंद जैन जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे आके हमारी नेता, जन जन की नेता, हिंदुस्तान की नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री सम्मानित श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्वागत में
अपने दो शब्द कहें श्री रतन चंद जैन जी, जो जिला कांग्रेस कमेटी दमोह के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं। आम सभा में आज उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री कमलनाथ जी, मंच पर विराजमान और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव सम्मानित श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मंच पर विराजमान पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक सुरेश पचौरी जी, मंच पर विराजमान हमारे चारों विधानसभा के प्रभारी, दमोह विधानसभा से अजय टंडन जी बड़े भाई, पथरिया विधानसभा से राव ब्रजेंद्र सिंह जी, जवेरा से प्रत्याशी हमारे छोटे भाई प्रताप सिंह जी और हटा से प्रत्याशी छोटे भाई प्रदीप खटीक जी, और मंच पर विराजमान रहली विधानसभा की हमारी बहन ज्योति पटेल जी, हमारे सम्मानी मंच आदमी बंधन आत्मसम्मान और स्वाभिमान की गौरवमयी अलग जगाने वाली आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति सम्मानी प्रियंका गांधी जी, मुंदेली भूमि दमोह में आपका अपने बीच पाकर दमोह जिले का आप जन हर्षित और गर्वित है। हे मानवीय गरिमा के उन्नायक बेचारों, संघर्ष और विषमताओं से भरे वर्तमान परिवेश में अपने आमजनों की जीवन शैली और तकलीफों को अपना समझा है और उसे महसूस करते हुए सुलझाने तथा कम करने की जद्दोजहद सदैव अपने मस्तक में जारी रखी है। राजनीतिक जीवन के प्रारंभ काल से सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के बीच जाकर आमजनों का लगातार मान बढ़ा रही है। आपकी कार्यशैली और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता को हम सभी सादर नमन करते हैं। दमोह नगर में आपका शुभ आगमन हुआ, नया बिहान लेकर आया है। आज का दिन हम सभी के लिए एक उत्सव का दिन है। हम सभी जिलेवासी अति उत्साहित और हर्षित हैं। ईश्वर आपको अभूत कर्मशील ऊर्जा दे और आपके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। माननीय भाई साहब, आपके 15 माह के कार्यकाल को आपने देखा है और आज जनता किसान परेशान है और किसान आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि हमारे माननीय कमलनाथ जी कब मुख्यमंत्री ले, शपथ ले और किसानों का कर्ज माफ हो और बेरोजगारी खत्म हो। सर्वाधिक बेरोजगार परेशान है और दमोह की जनता पूरे जिले की कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को आशीर्वाद है। आगामी 17 नवंबर को चारों विधानसभा में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देके चारों विधानसभा को जितवाएगी और माननीय भाई साहब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनवाएगी, ऐसे मैं आशा करता हूं। और अब मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद रतन चंद जैन जी। मैं दमोह से विधायक भाई अजय टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया दमोह के आए हुए सभी हमारे साथियों को संबोधित करें। पहले एक बार हमारे साथ नारा लगाइए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जय जय। अब जय जयकार जब होगी जब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में
कांग्रेस का परचम लहराएगा। सभा मंच पर विराजमान हमारी नेता परम सम्माननीय प्रियंका गांधी जी, मंच पर विराजमान हमारे नेता और मध्य प्रदेश में खुशहाली का प्रण लेकर चल रहे आप सबके लिए, आप सबके नेता, हमारे नेता परम सम्माननीय कमलनाथ जी, मंच पर विराजमान परम सम्माननीय सुरेश पचौरी जी, मंच पर विराजमान हमारे तीनों उम्मीदवार परम सम्माननीय प्रदीप खटीक जी, भाई ब्रजैन और भाई हमारे प्रताप सिंह जी, और मंच पर विराजमान सभी हमारे साथीगण, कांग्रेस के मुखियागण, एआईसीसी से आए पधारे हुए सभी जन, और मंच के सामने बैठी हुई हमारी प्राणों से भी प्यारी प्यारी जनता जो कि आज यहां पर आई है। परम सम्माननीय प्रियंका जी, मुझे पता है कि मुझे 2 या 3 मिनट का समय भर नाथ साहब ने दिया है, मैं उतने में ही अपनी बात को पूरी करूंगा। अनुशासन की परिधि में रहकर यह वह दमोह जिला है जहां पर इंदिरा जी आई थी, यह वह दमोह जिला है जहां पर राहुल भैया आए थे, राहुल गांधी जी आई थे। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, आज वाल्मीकि जी की जयंती है। आप इस अवसर पर दमोह में आई हैं, इतने कठिन और इतने परिश्रम के बाद आपके दमोह आगमन पर मैं दमोह की चारों विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह वह परिवार है, आपके सामने जो परिवार की मुखिया बैठी हैं प्रियंका जी, जिस परिवार ने देश की एकता की खातिर, अखंडता की खातिर प्राणों की कुर्बानियां दी हैं। इंदिरा जी का आपको पता है, आपके पिताजी राजीव गांधी जी का आपको पता है। जब उनका नाम लेता हूं तो मुझे याद आता है मेरे युवा साथियों, अगर युवाओं पर किसी ने विश्वास किया था तो वह हमारे नेता राजीव गांधी ने किया था। आपको याद होगा जब 21 साल का मतदाता, 21 साल का युवक केवल वोट का अधिकारी बनता था, तब राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह अधिकार दिया था कि 18 साल का युवा देश का मतदाता बनेगा, वह अपने मन की सरकार चुनेगा। 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल की उम्र करने वाले राजीव जी के साथ क्या हुआ, मानव बम उड़ा दिए गए, ये सब आप जानते हैं। मेरे युवा साथियों, मेरे बालकों, मेरी बच्चियां और मेरे सभी लोग स्नेहीजन, आज मेरे युवा साथियों, राजीव गांधी जी के कर्ज को उतारने का समय आ गया। उन्होंने आप पर भरोसा किया है। ये हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये कौन लाया था? ये राजीव गांधी जी लाए थे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी और मैंडेट आम जनता ने, गरीबों ने, सबने कमलनाथ जी को दिया, लेकिन बड़े बड़े लोग बिक गए, राजा महाराजा बिक गए, लेकिन गरीब नहीं बिका। उन्होंने अपने, और वो राजा महाराजा बिके जो हमेशा अंग्रेजों के साथ मिले रहे। उन्होंने अपनी, हमारी कांग्रेस की सरकार के साथ पीठ में छुरा भोंका है। उन सब से अपन को निर्णय करना है। मैं अपनी बात करूं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो उन्होंने इसी मंच से घोषणा की थी, नाथ साहब ये वही जगह है, आप हमारे उपचुनाव में आए थे, ये वही मंच है जब आपने घोषणा की थी, और उसके पहले घोषणा की थी जब 2018 में आपकी सरकार बनी थी कि हम वृद्धाओं की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया करेंगे। आपने 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपया पेंशन की, और किसानों का कर्जा माफ, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ। मुझे अच्छी तरह याद है, जनता गवाही है, ये जनता भी वहां पर थी जिस दिन आपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो सबसे पहले नंबर अपने बंगले में बैठकर किसानों की कर्जा माफी पर आपने दस्तखत किए थे। उस समय राहुल गांधी जी भी आए थे आपको शपथ दिलाने के लिए। हमारे नेता कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम गरीब गुरुओं की लड़कियों के लिए
18,000-21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपया हम उनके करेंगे, और वह उन्होंने करके दिखाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि नाथ साहब जो कहते हैं वही नाथ साहब करते हैं, और आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए हमारी गरीब जनता पर, आप भरोसा रखिए इन सब पर। आप बस केवल एक ही कृपा करना, जैसा छिंदवाड़ा बनाया है वैसे ही हमारा दमोह जिला बना दे। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप स्नेह बनाए रखें, सारी चीजें बनाए रखें। हम अपनी ओर से ये कह सकते हैं इस जनता के सामने, हम आपके कर्जदार हैं, हम आपके कर्जदार हैं, और हमें आपका कर्जा उतारना है। आप हमारे बब्बा और चाचा को चुनते आए, उन्हें सांसद बनाते आए, उन्हें नगर पालिका का अध्यक्ष बनाते आए, उन्हें आप विधायक बनाते आए, आप उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाते आए। हमारा दमोह में कौन है? अगर संख्या गिनी जाए तो 20 और 21 से ज्यादा हमारी संख्या नहीं है। हमारे साथ आप लोग हैं, हमारा आत्मविश्वास आप है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा बल आप है। जिस प्रकार 2008 अभी उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ, कोरोना जैसी महामारी थी, आप सबने मिलकर हमें विधायक बनाया। आपका ईमानदार विधायक आपके बीच में है। मैंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। दमोह के साथ सौतेला व्यवहार होता था, दमोह के साथ सौतेला व्यवहार ये होता था कि हम कांग्रेस के विधायक हैं, हम कांग्रेस के विधायक थे, चाहे वो गौण खनिज का पैसा हो, चाहे कोई और राशि हो, रोड बनाने वाली राशि हो, नहीं दी जाती थी। यह सौतेला व्यवहार भाजपा की सरकार ने केवल मेरे साथ नहीं किया, उन आम मतदाताओं के साथ में, उन आम दमोह के लोगों के साथ में उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, जिन्होंने मुझे वोट दी थी, जिन्होंने मुझे विधायक बनाया था। मैं आपसे अभी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी हमारी सभाएं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, अपनी रोज सभाएं चलेंगी। आज समय कम है, दिल की बात हम सब आप करेंगे। ये परिवार एक हमारा परिवार ऐसा परिवार है, इतनी राजनीति होने के बाद में भी मैं भाजपा के लोगों को खुली चुनौती देता हूं, इस बात की चुनौती देता हूं कि मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर अगर सुई की नोक के बराबर भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे तो मैं चुनाव मैदान से हट जाऊंगा, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन इन गरीब जनता का, अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी मंदिर मस्जिद की चौखट पर बैठकर भीख मांग लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा। विश्वास रखिए, आप चिंता मत करिए, आने दीजिए समय, आने दीजिए समय। हो गई है पीर परवस्सी, अब पिघलनी चाहिए, और हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। आखिरी में अपनी बात को विराम देते हुए, ये प्यार, ये सत्कार, ये सर झुका लिया हमने, हंसते हुए चेहरों को दिल में बसा लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पधारे। और मैं जो हमारे लोधी समाज के अध्यक्ष है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रियंका जी की ओर से, कमलनाथ जी की ओर से, पचौरी जी की ओर से, मंच पे बैठे हुए सभी लोगों की ओर से। आपने बढ़िया निर्णय लिया है, और हाकम सिंह जी ने आज कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार का प्यार और स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद टंडन जी। अब हमारे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जो दिसंबर में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, जिन्हें आप सब लोगों ने सरकार बनाने का 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, किस प्रकार से 15 महीने के कार्य में 15 महीने में किस प्रकार से प्रदेश का चौमुखी विकास किया। मैं माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि दमोह की जनता को संबोधित करें। सम्माननीय प्रियंका गांधी जी, सुरेश पचौरी जी, अजय टंडन जी, प्रताप सिंह जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी, प्रदीप खटीक जी, हमारे विधायक नाती राजा जी, ज्योति पटेल जी, हमारे अध्यक्ष रतन चंद जैन जी। इसको थोड़ा तेज करें भाई, माइक वाले इसको थोड़ा तेज करें।
जिला पंचायत प्रेसिडेंट रंजीता पटेल जी, नगर प्रेसिडेंट मंजू भाई मित्तल जी, कमलकांत शर्मा जी, मनु मिश्रा जी, संजीव सक्सेना जी, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और उत्साहित नौजवानों, बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। सबसे पहले मैं बुंदेलखंड की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। जागेश्वर नाथ की पावन भूमि पर आकर मुझे खुशी है, उन्हें प्रणाम करता हूं। रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूं। शरद पूर्णिमा की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मंच से पूरे बुंदेलखंड की जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उपचुनाव में आपने कांग्रेस का साथ दिया था करीब 1.5 साल पहले। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन परिस्थितियों में जहां पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार से लड़ रही थी, आपने कांग्रेस को विजयी बनाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी बुंदेलखंड आए थे। मैं केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में था। राहुल गांधी जी ने आदेश दिया कि बुंदेलखंड का पैकेज बनाया जाए। याद है आप सबको, बुंदेलखंड का 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार के माध्यम से दिया। और ये बुंदेलखंड पैकेज का हुआ क्या? आप इतने लोग बैठे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये बुंदेलखंड पैकेज का कोई बैठा है यहां जिसको लाभ हुआ? किसी को लाभ हुआ? किसी को लाभ नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार और घोटाला का केंद्र बन गया। भाजपा की आज उन्होंने पूरे प्रदेश को चौपट कर दिया है। चौपट प्रदेश बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट प्रदेश आज आप सबके सामने है। प्रियंका जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जब मध्य प्रदेश आई हैं, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश है, ये घोटाला प्रदेश है। आप सब यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या इसका गवाह है। सही बात है ये? इतना भ्रष्टाचार, हर कदम पर भ्रष्टाचार। ये आज तस्वीर मध्य प्रदेश की आपके सामने है। मैं इन नौजवानों की ओर देखता हूं। आज का नौजवान जिसकी अपनी सोच है, आज का भटकता हुआ नौजवान जो व्यवसाय का मौका ढूंढता है, नौजवान जो रोजगार का मौका ढूंढ रहा है, नौजवान जो कृषि परिवार से जुड़ा है, वो तो अच्छे कपड़े तभी पहन पाएगा, अच्छी पढ़ाई तभी कर पाएगा जब कृषि परिवार में मजबूती होए। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे दमों का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? जब हमारे नौजवानों का भविष्य ही अंधेरे में रहे। ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। मैं तो कहता हूं हमें बेरोजगारी दूर करनी है, पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार बनाना है। उनके नेताओं को आप बेरोजगार बनाएंगे तो हम बेरोजगारी दूर करने के रास्ते में चलेंगे। 17 तारीख को चुनाव है। हर चुनाव के अपने मायने होते हैं। जनपद का चुनाव होता है, जिला परिषद, नगर निकाय के चुनाव होते हैं। हर चुनाव का अपना मायने है।
17 तारीख को जो चुनाव है ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है ये केवल एक पार्टी का नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। याद रखिएगा ये बात। मध्य प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा? मध्य प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा? ये आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है, भटकता हुआ नौजवान, दुखी किसान, छोटा व्यापारी। शिवराज सिंह जी घोषणाएं करते रहते हैं। ये घोषणा मशीन तो आजकल डबल स्पीड पर चलती है। झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 22,000 घोषणाएं करी हैं शिवराज सिंह जी ने, और ये हमारे नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, इनके कान नहीं चलते। हमारे किसान का आंसू इनको दिखता नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, पर मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। याद रखिएगा कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने आई थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। हमने 11.5 महीने में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने कि हमने किसानों का पहली किश्त 27 लाख किसानों का पहली किश्त में कर्जा माफ किया। हमारे दमों में हमने 57,000 किसानों का कर्जा माफ किया। सही बात है ये सच्चाई आप सबके सामने। कौन सी गलती मैंने करी, कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाले बनाए? हमने 11.5 महीने में 1,000 गौशाले बनाए। कौन सा गुना मैंने किया कि 100 यूनिट 100 रुपए हमने बिजली दी? हमने शादियों के लिए पैसा दिया, हमने पेंशन बढ़ाई। कौन सा गुना, कौन सी गलती करी मैंने? मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैं उन्हें कहता था ले लेना, मौज करना, मेरे से तुझे 1 रुपए नहीं मिलने वाला है। मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैंने सौदा नहीं किया और हमारी सरकार नहीं रही। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, ये तस्वीर सामने रख लीजिए। सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। याद रखिएगा, जो आप 17 तारीख को बटन दबाएंगे, ये बटन किसी उम्मीदवार का केवल नहीं होगा, ये बटन हमारे भविष्य का होगा। हम कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं उसका बटन दबाएंगे आप। और यही आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज यही हमारे सामने चैलेंज है। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को आप सब मिलके हमारे दमों, हमारे बुंदेलखंड और हमारे प्रदेश की रक्षा करेंगे, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, हमारे संस्कृति की रक्षा करेंगे, जो हमारे जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और जब विधानसभा में हमारे दमों का झंडा लहराएगा, ये आपका फैसला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभी दमों की जनता से अनुरोध करूंगा कि
माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन करें उनका, सब तालियां बजाकर। मेरा सभी से अनुरोध है और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि दमोह की जनता को संबोधित करें। बहनों और भाइयों, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री कमलनाथ जी, श्री सीपी मित्तल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री रतन चंद्र जैन जी, श्री अजय टंडन जी, श्री प्रदीप खटीक जी, श्री ब्रिजेंद्र लोधी जी, श्री प्रताप सिंह लोधी जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती ज्योति पटेल जी, आप सबका और सभी नेताओं का, सभी पार्टी के पदाधिकारियों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरे साथ कहिए, भगवान जागेश्वर नाथ जी की, नौलेश्वर महादेव जी की। और आज वाल्मीकि जी की जयंती है, उनको भी बहुत बहुत नमन। ये महारानी दुर्गावती जी की धरती है। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी भी यहीं पे, इसी धरती की एक कहानी है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत वीरों ने 1857 से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक, देश की आज़ादी तक इस देश के लिए बलिदान दिए, इस देश के लिए लड़े। आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से मैंने यूपी में काम किया और बुंदेलखंड के कुछ इलाके जो यूपी में हैं, उनका मैंने काफ़ी दौरा किया है और काफ़ी मैं लोगों से मिली हूँ, मैंने बातचीत की है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, एक समय में कांग्रेस ने एक बड़ा पैकेज दिया था बुंदेलखंड के लिए। आज परिस्थितियां कुछ अलग हैं, चुनाव का समय है। आपको आदत होगी कि जो भी नेता आता है, जिस पार्टी का होता है, उस पार्टी के बारे में बात करता है और दूसरी पार्टी की आलोचना करता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो क्या करा, वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। और इस तू मैं के बीच आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप किसका समर्थन करेंगे। और ये तू मैं कभी कभी दोनों तरफ से एक ही जैसे लगने लगती है। तो मैं थोड़ा सा हट के आज आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आवाज नहीं आ रही, उधर जाऊं, उस तरफ आ रही है, देखिए अब आ रही है, अब आई, आ गई। तो इधर से बोलूं, उधर से बोलूं, चेक करिए, चेक करिए, यहीं से बोलूं, अब आ रही है, थोड़ा जोर से बोलूंगी। तो मैं कह रही थी, मैं कुछ हट के कुछ बातें करना चाहती हूं। मैं आज ये सवाल उठाना चाहती हूं कि आप जनता हैं इस देश के, प्रदेश के, आपकी क्या उम्मीद है राजनीतिक दल से, नेताओं से, सरकार से। देखिए, एक जमाना था जब बड़े बड़े महापुरुष थे, जब हमारी उम्मीदें भी जो उनसे थी बहुत ऊंची थी। एक सादगी का जीवन, सभ्यता, एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ भी हो तो एक दूसरे से जब मिलते तो हम ये उम्मीद रखते थे कि आदर पूर्वक बात करेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा। हम ये उम्मीद रखते थे कि हमारा नेता, उसका जीवन थोड़ा सादगी का जीवन होगा, देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, और करुणा भरा उसका जीवन होगा, उसका चरित्र होगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो हमारी उम्मीदें घटती चली गई। और आज जब मैं जनता से पूछती हूँ कि आपकी क्या उम्मीद है सरकार से, नेता से, तो लगभग एक ही जवाब आता है
कि देखिए हमारा जीवन मुश्किल का जीवन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। तो हम जो न्यूनतम हमारी उम्मीद है अपने नेताओं से, अपनी जो राजनीतिक दल हैं, सरकारों से, कि इस संघर्ष के जीवन में हमारी थोड़ी बहुत सहायता हो जाए, हमें आगे बढ़ाएं। ये जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये बन जाए, हमें बिजली मिल जाए, महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाए, रोजगार मिल जाए, हमारा भविष्य बन जाए। बाकी आप सब रात दिन मेहनत करते हैं, कोई खेती में करता है, कोई रोजगार करता है। यहाँ से पलायन बहुत है, लोग दूर दूर जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, जो दूर जाते हैं अपने परिवारों को छोड़ के जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे भेजते हैं घर। किस लिए? ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। और आपकी उम्मीद यही रहती है कि जो भी सरकार आए, इस भविष्य को मजबूत बनाने में, आपके जीवन के निर्माण में वो आपके साथ भागीदार हो और आपकी मदद करे। लेकिन परिस्थितियां कुछ अजीब सी बन गई हैं। हम रोजगार की बातें करते हैं, यहाँ पलायन बहुत है। अब पलायन कब होता है? पलायन तब होता है जब अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में कम रोजगार मिलता है। तभी इंसान सोचता है कि भाई यहाँ मेरा कुछ बन नहीं रहा है, मैं शहर में जाके कुछ काम करता हूँ, हो सकता है कि कुछ बन जाए। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। आप पुलिस वाले हैं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, कितने पद खाली हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें देखिए, तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, डिग्रियां हैं, भर्ती की प्रतीक्षा भर्ती की जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 6 बार एग्जाम दिया क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। रोजगार बनते कहाँ से थे? एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी PSU होते थे, BHAL, HAL, इस तरह के जो PSU थे, इनसे बहुत रोजगार बनते थे। और सब चाहते भी थे कि सरकारी किसी बड़ी संस्थानों में ही हमारी नौकरी हो जाए तो हमें सुरक्षित पूरा जीवन हम सुरक्षित रहेंगे, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज स्थिति क्या है? जितने PSU थे, जितनी बड़ी बड़ी जो देश की संपत्ति थी, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं कौड़ियों के दाम पे। तो रोजगार कैसे बनेंगे उनमें से? नहीं बन सकते। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहाँ रास्ते में बहुत सारी देखी और मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, नोटबंदी से इनका नुकसान हुआ। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में शायद हमारे ही देश में किसी को राहत नहीं मिली होगी। बाकी देशों में दुकानदारों को, छोटे बिजनेसों को खास राहत मिली थी कोरोना के समय, यहाँ नहीं दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने? GST लाए। GST से और भी मुश्किलें बढ़ गई। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार पे आ गए, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं। उनके उद्योग बड़े होते चले जा रहे हैं, उनको देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, तो वहां से भी रोजगार नहीं आने वाले। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से।
मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी, हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद, कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि इस तरह के कानून ला रहे थे जिससे आपके जो हक हैं वो और भी कम हुए। आप ही के संघर्ष थे, किसानों का जो बड़ा संघर्ष था उसकी भी कोई सुनवाई नहीं रही। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपके जीवन में संघर्ष है, किस लिए है? अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं आप, बचत करने की कोशिश करते हैं। आज हर चीज पे जीएसटी, बच्चों की किताबें खरीदने जाएंगे जीएसटी, महंगी हो गई। यूनिफॉर्म खरीदना है, महंगा हो गया। इलाज कराना है किसी का, महंगा है। 10 बार सोचना पड़ता है कि अस्पताल ले जाएं, अस्पताल में पता नहीं डॉक्टर मिलेगा कि नहीं। अगर घर में कुछ नुकसान हुआ है, कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करवाने के लिए सीमेंट पे जीएसटी, रोड़ी पे जीएसटी, बालू भी महंगी। तो आप आगे बढ़ कैसे पाएंगे? एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। मैंने आपकी बात की, आप सुन रहे हैं। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसके सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मीडिया रोज रोज आपको बताती है कि कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में, लेकिन क्या आप अपने जीवन में इस काम को देख रहे हैं? आपका जीवन कैसा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतने सालों से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में है, क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? बताइए, तरक्की हुई है? आपको रोजगार मिले हैं? महंगाई घटी है? तो आपके लिए क्या कर रही है सरकार? आपने तो पहले अपनी उम्मीद गिरा दी। आप तो कह रहे हैं कि भैया हमें न्यूनतम उम्मीद है कि हमारे संघर्ष में मदद कर लो। इतना भी नहीं हो रहा है आज आपके लिए, इतना भी नहीं हो रहा है। जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, उसमें मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना कर लो, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं। क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाएगी? जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं, चलिए ये भी छोड़िए, जब हम ये बात करते हैं कि हमें ओबीसी वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना बनानी है जिससे आप मजबूत बनेंगे, जैसे आप ये सारे काम करते हैं,
इनको मजबूत करने के लिए, आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा SC, ST और OBC निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड हैं उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर ये OBC, SC, ST वर्ग के लोग हैं, लेकिन 90% से ज्यादा आपको मिलेंगे कि इन वर्गों से नहीं है, जो इन बड़े बड़े पदों में हैं। तो न्याय की बात है, न्याय की बात है कि अगर 84% इस वर्ग के हैं तो कम से कम उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व न्यायपूर्वक होना चाहिए। लेकिन आप तो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम OBC को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो, सबसे ज्यादा बोझ आपके कंधों पर है। लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें। आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहां आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो देखिए, असलियत आपके सामने है, सच्चाई आप जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है। फिर भी नेता आते हैं, आपके सामने क्या बातें करते हैं? एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं, अब वो घोषणाएं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की है इन्होंने कि नहीं? बताइए। उन्होंने क्या कहा था? इससे पहले वाले चुनाव में शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे। पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के हैं। ठीक है, भाजपा के हैं। अरे भाई जवाब दे तो बनाइए इनको। कौन बनाएगा इनको जवाब दे?
आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया है इस देश में जिसका नुकसान आप भुगत रहे हैं और आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो। राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गई थी, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा आपका चुनाव कैसा चल रहा है? कहते मेरा तो ठीक है, मैं जीतने वाला हूं। मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? कहते हाँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, काम किया है मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली है, मैंने ग्रामीण रोजगार बनाए हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ में खेती के में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बना दिए हैं उन्होंने, जो इलाके पिछड़े थे बड़े बड़े कारखाने वहां खुलवा दिए हैं। रोजगार में सबसे पहले, कर्ज माफी में सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार बनी जिसके हित में आप थे, जनता थी और आज भी है। तो ये एक राजनीति है जिसमें मुख्यमंत्री दावे से कह सकता है मैं चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है, जनता के पैसे वापस जनता को दिए हैं। और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होकर आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते, काम की बात नहीं कर सकते, इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो, इससे आपका नुकसान हो रहा है, किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं होता, किसी रईस उद्योगपति का नुकसान नहीं होता। उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं सारे, उनको तो शिक्षा संस्थानों की जरूरत ही नहीं है, यहां सरकार बना ही नहीं रही है, उनको तो कभी भी रोजगार मिल जाएंगे। नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आप जवाबदेह नहीं बना रहे हो नेता को। मैंने एक भाषण में यही शायद मध्य प्रदेश में किस्सा बताया कि मैं पिताजी के साथ अमेठी गई थी जब वो प्रधानमंत्री थे, और ऐसी डांट खाई उन्होंने गांव में कि हमने आपसे कहा था ये सड़क बनाओ, आज तक अभी तक बनी नहीं है, बनवा के दिखाओ फिर आओ वापस राजू भैया। प्यार करते थे बहुत उनसे, लेकिन जवाबदेही थी उनकी। जनता जागरूक थी, जनता कहती थी हमारा काम करो, नहीं तो प्यार देंगे, वोट नहीं देंगे हम। समझे आप? और आज इसका विपरीत सिलसिला चल रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि कांग्रेस की सरकारें प्रदेशों में महंगाई राहत कैंप लगवा रही हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है। तो जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे और आप सवाल नहीं उठाएंगे और नेता को यह एहसास नहीं होगा कि अगर आपका काम नहीं कर रहा है वो फिर से मंच पे नहीं लाओगे उसको, आप अपना वोट नहीं दोगे, तो कैसे बदलेगा ये देश? तो ठीक है, फिर पलायन करते रहिए, बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराइए किसी से लोन लेके, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, इस राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने जज्बात और धर्म को राजनीति से जोड़ के रखेंगे तब तो ये चलती चली जाएगी। मैं तो ऐसे घरों में गई हूँ गांव में कि मैंने पूछा कि दीदी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टूटी में से कुछ निकल नहीं रहा है, आप मुझे कह रही हो कि बच्चों को खाने का नहीं है, फिर भी आप कह रही हो कि वोट आपका धर्म के आधार पर डलेगा। लेकिन ये विधायक जिसको आप वोट दे रहे हो, जो हर बार आके आपके सामने धर्म की बात करता है, इसने तो आपकी सड़क की मरम्मत भी नहीं की है, कुछ नहीं किया आपके लिए। तो कहती है कि हाँ सही कह रही हो दीदी, अब मैं सोचूंगी। तो मैं यही कहने आई हूँ, मैं यही कहने आई हूँ कि अब सोच लीजिए। 18 साल हो गए हैं, 5 साल सामने हैं, 5 सालों में बच्चे बड़े होने वाले हैं, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए, भविष्य बनाना है।
तो ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि चलिए एक और चुनाव है वहीं डाले देते हैं जहां पिछले 18 सालों से डाल रहे हैं हम। गलत बात है। ये आपके भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। आपके सामने कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने सारे जितनी भी गारंटीज हैं आपको बताई हैं। अब मैं कहती हूं, मैं भी पढ़ के सुना दूंगी कौन सी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आप ये देखिए ना कि कांग्रेस के प्रदेशों में ये क्या जो गारंटी है ये लागू है कि नहीं। कर्नाटका में ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, मिल रहा है पुराना पेंशन। ये घबराहट नहीं हो रही है कि मेरे पैसे किस चीज में डाल दिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरी सारी मेहनत, सालों की मेहनत गवा देंगे। ये घबराहट नहीं है। इन प्रदेशों में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं चुनाव के पहले नहीं कि चुनाव 18 साल से सरकार चल रही है, चुनाव के 2 महीने पहले कह दिया लाडली स्कीम बना दी, तो फिर 18 सालों के लिए क्यों नहीं दिए ये पैसे? ये लाडली स्कीम आज क्यों लाए हो? और क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे, और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी नहीं, कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूं इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक, क्योंकि महिला को मालूम है कि कितना संघर्ष है जीवन में। महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेगी, चाहे किसी भी घर की महिला हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, मेहनत करेगी, कमर तोड़ मेहनत करेगी, जी तोड़ मेहनत करके धूप में पूरे दिन खेती करेगी। इसीलिए वो जागरूक है, इसीलिए वो समझती है कि ये फुसलाने वाली स्कीम है, और वो देखेगी कि क्या कांग्रेस की सरकारों में ऐसी स्कीमें हैं महिलाओं के लिए, किसने आरक्षण वास्तव में दिया है, किसकी वजह से आज गांव में महिलाएं चुनाव लड़ पा रही हैं, पंचायतों में। तो महिला जागरूक होती है, और मैं कह रही हूं बहनों और भी जागरूक बनो। स्कीम्स ठीक है, सारी सुन लो, देख लो, लेकिन वोट जो है ना अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। और इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल करो। देखो क्या क्या है ये गारंटी, कहां कहां ये लागू हो रही हैं। अब एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूं क्या क्या है। धान का समर्थन मूल्य आपको 2500 रुपए कह रही है कांग्रेस पार्टी देगी, ठीक है, हमने कह दिया, हम मन से चलेगा और हमने किया नहीं। आपकी क्या गारंटी है कि हम करेंगे? छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 2400 रुपए आज मिल रहे हैं धान के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, फिर कहो हाँ ठीक है ये सही बात कर रहे हैं तभी वोट दो अपना, मेरी बातों पे मत चलो। किसान के कर्ज की माफी की बात हम कर रहे हैं, किसान कर्ज माफ किए कमलनाथ जी ने, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही है, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। तो मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूं, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूं। मैं कह रही हूं कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। तो देखिए सब कुछ आपके हाथों में है। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपए में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपए में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। पहले क्यों नहीं किया, पहले कम क्यों नहीं किया? कितने घोटाले, इनसे 220 घोटाले गिनना भी बंद कर दिया मैंने। पहले तो शुरू में मध्य प्रदेश आती थी, गिनती थी, शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, सड़कों पे घोटाला,
पता नहीं व्यापम घोटाला गिनती थी, अब कहते भैया मुझे ये लिस्ट ही नहीं पढ़नी। जनता बेचारी भुगत रही है, इतना भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी से आप परेशान हो, नौकरी लेने जाना है, इलाज कराने जाना है, जहां भी जाना है रिश्वतखोरी। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आप अपना भविष्य अपने हाथों में लो। आजादी की जो लड़ाई थी, इतने महापुरुष शहीद हुए, आपके लिए लड़े, किस लिए? ताकि आपकी शक्ति आपके हाथों में मिले। वरना अंग्रेजी शासन और अब के शासन में क्या फर्क होता? फर्क तो ये है ना कि ये लोकतंत्र है। फर्क तो ये है कि आप शिकायत कर सकते हैं, आप नाराज होते हैं तो आप सरकार बदल सकते हैं। फर्क तो ये है कि आप अपने हाथों में अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। यही तो संविधान ने दिया है आपको, और यही तो सबसे बड़ी चीज है। पूरे विश्व ने देखा कि कैसा आंदोलन चला हमारा, और आज आप आंखें मूंद के उस स्वतंत्रता को आप गवा देंगे क्या? उस शक्ति को गवा देंगे, उस जिम्मेदारी को गवा देंगे जो आपको दी है संविधान ने? मैं तो कहती हूं कि ऐसी सरकारों को गवा दो, ऐसी सरकारों को हटा दो। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं। रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो, जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों। तो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, सोचो इनके बारे में। घर जाओगे, दुकान चलाते हो तो सोचो क्या मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई? खेती में जाते हो, सोचो मुश्किलें बढ़ी कि कम हुई? रोजगार ढूंढने निकलते हो तो सोचो पहले ग्रामीण रोजगार मिलता था, पहले रोजगार के मौके थे कि नहीं? पीएसयू होता तो आपको नौकरी मिलती कि नहीं? और सोचो और अपने विवेक पर, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बचाओ। यही मैं मांगने आई हूं आपसे, वोट नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूं कि जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप ये सवाल उठाना शुरू करेंगे, जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, तो इस चुनाव में एक ही जगह आपका वोट जाएगा और वो कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा। इसीलिए अब मैं और भी गारंटी पढ़ के सुना सकती हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, सब बताते रहते हैं। आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, और जो गारंटी है जो हम दे रहे हैं उनके बारे में ठीक तरह से समझिए। यहाँ से पलायन बंद करवाइए, रोजगार के मौके यहीं पे आपको मिलने चाहिए। अपने बुंदेलखंड को मजबूत बनाइए। जिस तरह के पैकेज आपको कांग्रेस की सरकार ने दी थी, और इस तरह के पैकेज फिर से आए आपके प्रदेश में और आपके इलाके में, आपको मजबूत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से मेरी बातें सुनिए, याद रखना, भूलोगे तो नहीं? बहनों बताओ, याद रखोगे? ये जो स्कीमें हैं ठीक है, लेकिन वोट आपका अपने भविष्य पे डालो, अपनी मजबूती, अपनी शक्ति पे। अब एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आज दमोह की आम जनता ने कांग्रेस के चारों उम्मीदवार को जिताने का मन बना लिया है, और मैं माननीय कमलनाथ जी की परमिशन से मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, माननीय सबसे अनुरोध करूंगा कि एक मैडम से अनुरोध करूंगा कि 6 के 6 जो प्रत्याशी हैं उनके साथ एक फोटोग्राफ हो जाए आपका। और हमारे साथ में परवीन धौलपुर जी
जो प्रवेश प्रवक्ता हैं वाल्मीकि समाज की ओर से, आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पे माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को और कमलनाथ जी को उनका चित्र भेंट करेंगे। और के वर्मा जी जो वकील हैं, वो आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित कांग्रेस जनों का, जनता दमोह की जनता का, जो कांग्रेस के समर्थन के लिए इस बारी विधानसभा में चारों के चारों प्रत्याशी कांग्रेस को जिताने के लिए आतुर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आके सभी का हार्दिक अभिनंदन करें और धन्यवाद करें। वो जरूर बोल रही हो हाकम सिंह मोदी जबकि समाज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी दमोह की पावन धरती पर पधारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय इस देश की नेता, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, भावी मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का एवं सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें भाइयों एवं मेरे युवा साथियों का इस सभा में उपस्थित होने के लिए स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, आने वाली 17 तारीख मतदान के दिन हमें अपने अपने पोलिंग बूथ पर एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देना है और अपने सहयोगियों से वोट दिलवाना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस की सरकार बनाना है। धन्यवाद।